नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अग्निपथ वायु एयरफोर्स इंग्लिश मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि एयरफोर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि उसके इंग्लिश पेपर का हम सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। देखिए 20 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं और वो किस स्तर पे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे और साथ साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का जो सोर्स है आप देख सकते हैं agnipathvayu.cdeck.in पर भी जाकर के ये मॉडल पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि भाई आपको पहले जो मिलता है पैसेज मिलता है। क्या मिलता है? पैसेज, जिसको पढ़ करके आपको 4 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वहाँ पे 4 क्वेश्चंस के आंसर देना होता है। देखिए ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप आते हैं। ठीक है, और माइनस मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। माइनस मार्किंग है कितनी की? इसमें 0.25 की, यानी 1/4 की अगर मैं बात करूं, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर माइनस होंगे। और ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये कहीं ना कहीं 0.5 मार्क्स भी, क्योंकि जो कट ऑफ होता है वो बस इसी के इर्द गिर्द ही बच्चे नीचे रह जाते हैं उससे, या उससे पास हो जाते हैं। क्योंकि पेपर का स्तर कैसा आता है वो भी आप देख ही लेंगे हमारे साथ चलते हुए इस जर्नी में, क्योंकि पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें क्या क्या हमारे लिए मतलब ट्रिक्स और हो सकती हैं जिनसे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें और जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिए चाहे आप साइंस से दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप नॉन साइंस से दे रहे हो, दोनों के लिए ये इंग्लिश क्या है? कंपलसरी है। इंग्लिश क्या है? कंपलसरी है। तो इसमें आपको 20 क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश के सॉल्व ही करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उन्हीं 20 क्वेश्चंस का एक मैं मॉडल पेपर आपके पास लेकर के आया हूं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी उपलब्ध है। उसको हम सॉल्व करके थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि कैसे क्या है। अगला मॉडल पेपर भी हम इसके बाद 2-3 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करके देंगे, जिससे ये संभावना बन जाए कि कुछ ना कुछ आपको पेपर में हेल्प जरूर मिल जाए इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने जो है मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे थे, हमें एक पैसेज दिया जाएगा। बात कर रहा है कि जो पैसेज है उससे आपको पढ़ करके आंसर करना है। आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो क्वेश्चन नंबर 1 to 4, मतलब 1 से 4 तक के आपको जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ना, 1 है, 2 है और 3 है, ये 4 है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले आप ये पैसेज जो है, ये वाला जो पैसेज है, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मोर ओवर क्या होता है, स्टूडेंट्स इसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और उसमें क्या होता है, इसमें कुछ गलत कर बैठते हैं। तो बहुत ध्यान से पैसेज पढ़िएगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो हमारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जो थोड़ा सा हिंदी बोर्ड से होते हैं, उसमें थोड़ा सा उनको इंग्लिश को लेकर के मतलब बड़ा अपने आप को असमंजस में पाते हैं, या मतलब थोड़ा सा अपने आप को मतलब दुविधा में पाते हैं ना कि भाई हमारा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मैं बता दूं बहुत ही ईजी है इन कंपैरिजन टू अदर बोर्ड्स में। देखा है कि आप बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं और नंबर्स भी ज्यादा लेकर के आते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको ऐसी आपकी प्रॉब्लम्स आए कि नहीं मैं इंग्लिश में ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो अपना वोकेबुलरी जो है, वोकैब, मैं वोकैब लिख दे रहा हूँ, वोकेबुलरी अपनी बहुत मजबूत करके रखिएगा। मतलब चीजों का, जैसे मैंने पर्सनली लिखा है, इसका मतलब हिंदी से मतलब क्या होता होगा, मैंने प्रेज लिखा है, तो इसका जो हिंदी में मीनिंग क्या निकल के आता होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं पैसेज पढ़ता हूँ और पैसेज को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यहाँ कह रहा है पर्सनली, मतलब एक राइटर यहाँ लिख रहा है, पर्सनली आई डिसलाइक, नापसंद करता हूँ, द प्रेज, प्रशंसा ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, एंड सफरिंग मतलब होता है मतलब एक तरीके से सफर करना, पीड़ा, दुख, दर्द टाइप में, इस तरीके का वर्ड है ये। तो कह रहा है व्यक्तिगत तौर पे मैं नापसंद करता हूँ किसका? प्रेज, प्रशंसक, प्रशंसक मतलब जो प्रशंसा करते हैं लोग किसकी? पॉवर्टी की और सफरिंग की, पीड़ा या गरीबी की जो प्रशंसा है उसको मैं क्या करता हूँ? डिसलाइक करता हूँ, मतलब लाइक नहीं करता हूँ, मैं नापसंद करता हूँ उसको। ठीक है, आई डू नॉट थिंक दे आर एट ऑल डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है वांछनीय है, किसी को चाहने वाला तरीके से मतलब बात की जाती है। डिजायरेबल होता है, डिजायर होता है ना एक, डिजायरेबल। तो वो कहते हैं कि आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता कि दे आर ऑल डिजायरेबल, वो वांछनीय है, मतलब कोई चाहता है कि मुझे दुख, दर्द या पीड़ा मिले। ठीक है, इस तरीके से। एंड दे ऑट टू बी एबोलिश्ड। एबोलिश्ड का मतलब होता है समाप्त कर देना। ठीक है, ये कह रहा है ऑट टू, ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, जैसे सूट का मतलब चाहिए होता है, तो आइडियल के रूप में या कहीं किसी चीज के लिए हम ought to का यूज करते हैं। ठीक है, एंड दे ought to be abolished, nor do I appreciate the ascetic life। एसेटिक लाइफ आया, देखिए यहाँ पर एसेटिक लाइफ का मतलब होता है सन्यासी जीवन टाइप में, तपस्वी जीवन से संबंधित है। ठीक है, एज अ
सोशल आइडियल दो इट मे स्वीट इंडिविजुअल। कह रहा है कि भाई मैं इसको भी अप्रिशिएट, मतलब एक तरीके होता है ना अप्रिशिएट करना, किसी की प्रशंसा करना, मैं एस्थेटिक लाइफ तपस्वी जीवन की प्रशंसा नहीं करता हूँ। यद्यपि क्या होता है, इट मे स्वीट इंडिविजुअल्स, मतलब ये इंडिविजुअल का मतलब है कि उसको उसके लिए अनुकूल है या नहीं है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, मैं समझता हूँ और मतलब एक तरीके से प्रशंसा भी करता हूँ किसकी, सिंप्लिसिटी की, इक्वालिटी की, साधारण जो साधारण जीवन होता है ना उसकी, जैसे इक्वालिटी की, समानता की प्रशंसा करता हूँ, सेल्फ कंट्रोल आत्म संयम की प्रशंसा करता हूँ, बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। मतलब इनकी आड़ में ऐसा ना हो कि वो टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी हो जाए। मतलब ऐसा होता है कि भाई मैं अपने आप को मतलब बता लिया कि मतलब मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो मैं अपने बॉडी को टॉर्चर कर रहा हूँ, नहीं मन कितना भी कर रहा है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा खाने के लिए। तो वो कह रहा है कि भाई ऐसा भी ना हो कि मैं टॉर्चरिंग ऑफ बॉडी हो वहां पर, कि अपने शरीर को टॉर्चर भी कर रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट द माइंड एंड हैबिट्स, माइंड मतलब दिमाग, हैबिट्स मतलब आदतें, दिमाग और आदत हैव ऑल्सो टू बी ट्रेन्ड एंड ब्रॉट अंडर कंट्रोल, मतलब दिमाग को और किसको, आपकी आदतों को भी आपको अंडर कंट्रोल लाने की जरूरत है, मतलब आत्म नियंत्रण में लाने की जरूरत है, अपने नियंत्रण में लाने की जरूरत है। ब्रॉट मतलब क्या होता है, लाना होता है, इस तरीके से अपने कंट्रोल में लाना। ठीक है, इट वुड बी अबसर्ड, ये अबसर्ड आया हुआ है, एब्सर्ड का मतलब होता है रेडिकुलस होता है, या आप इलॉजिकल कोई चीज आप बात कर रहे हो, तो मैं कहते नहीं कि अब इट लुक्स अबसर्ड, एब्सर्ड मतलब क्या, इलॉजिकल बात हो रही, कोई आप लॉजिक की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, कैसी भी कुछ कह दे रहे हो। ठीक है, तो इट वुड बी एब्सर्ड टू एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज से अपेक्षा करना, दैट अ पर्सन, किसी व्यक्ति के से, कि पर्सन हु इज गिवन टू मच सेल्फ लव, किसी को मतलब बहुत सारा, मतलब एक तरीके सेल्फ लव होता है ना, आत्म जो होता है प्यार मिला, और कैन इंड्योर, इंड्योर मतलब सहन करना, टू मच सफरिंग और सो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल और बिहेव लाइक अ हीरो व्हेन क्राइसिस कम, क्राइसिस मतलब संकट। ये कहना चाह रहा है कि भाई अ पर्सन हु इज गिवन टू मच सेल्फ लव एंड कैन इंड्योर मच सफरिंग और shown so unusual self control to behave like हीरो व्हेन क्राइसिस कम। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारा सेल्फ लव मिले, या वो बहुत सारा कुछ सहन कर सकता है, ठीक है, या अगर अपने आप को बहुत अनयूजुअल कंट्रोल भी दिखा रहा है कि मतलब मैं बहुत कुछ आत्मनियंत्रण कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो एक हीरो की तरह एक्ट करे, जब वो क्राइसिस कोई संकट आए तो वो हीरो बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, टू बी इन गुड मॉरल कंडीशन, मॉरल का मतलब होता है एक तरीके से नैतिक मान सकते हैं आप, मॉरल, टू बी टू गुड इन मॉरल कंडीशन रिक्वायर्स, मॉरल कंडीशन के लिए क्या रिक्वायर्स है, एज मच ट्रेनिंग टू बी इन फिजिकल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में भी उतनी मतलब आपको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ये इसका मतलब है। तो टोटली ये कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के और इन चीजों को लेकर के बात कर रहा है, पॉवर्टी को डिसलाइक कर रहा है, वहां उसको खत्म करने की बात कर रहा है। तो ये जो मतलब मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है, बट आपको जल्दी पढ़नी है, मैंने यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया है आपको, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि 45 क्वेश्चंस जो रागा वालों के आते हैं, ठीक है, रीजनिंग एंड जनरल एज उसके जो होते नहीं है एबिलिटीज के जो आते हैं क्वेश्चन, तो वहां पे 45 मिनट्स ही उनको मिलते हैं, और उनको मिलते हैं 60 मिनट्स, ठीक है, जो आपके जो नॉन साइंस ग्रुप वाले हैं। तो इस तरीके से हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि भी उनको जो है कम से कम हम कम से कम टाइम में जो है बच्चों को जो है उसमें इसको पढ़ करके और उसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पर कि भी देखिए हमने क्या बात की यहाँ पर कि भी द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी इट इज, ठीक है, क्या है कि द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी इट इज, क्या है, ये क्या है, पर्सनल ओपिनियन है उसका, ओपिनियन ऑफ ऑल पीपल है, पीपल ऑफ द एस्थेटिक्स है, ओपिनियन ऑफ सिंपल पीपल है। देखिए पहली लाइन में और दूसरी लाइन से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर देखा जाए तो, फिर भी यहाँ कह रहा है कि जो एक प्रेज ऑफ पॉवर्टी है जो राइटर का क्या है, पर्सनल ओपिनियन है कि ओपिनियन ऑफ ऑल पीपल है, ओपिनियन ऑफ एस्थेटिक्स है मतलब सन्यासी टाइप का, या ओपिनियन ऑफ सिंपल पीपल है। तो पहली लाइन में से बोला है कि पर्सनली मतलब व्यक्तिगत तौर पे उसकी ओपिनियन है, तो यहाँ पर आप पर्सनल ओपिनियन को ही टिक करेंगे, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये किसकी बात आएगी, पर्सनल ओपिनियन की ही बात आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, टू whom द एस्थेटिक लाइफ में बी सुटेबल, कह रहा है किसके लिए एस्थेटिक लाइफ अनुकूल है, सुटेबल है, तो भाई राइटर के लिए, खुद के लिए, अपने लिए कह रहा है, ठीक है, टू सोशल एडवांस्ड, टू द सोशली एडवांस्ड के लिए कह रहा है, टू इंडिविजुअल्स के लिए कह रहा है, या टू ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कह रहा है, सभी मेंबर, समाज के सभी मेंबर्स के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट मे स्वीट इंडिविजुअल,
तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सी सही होगा। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल नहीं है, बहुत ही इजी, मेरे हिसाब से तो बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनको पैराग्राफ्स को इजी से अच्छे से, तो 2 इंडिविजुअल्स ये आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जाइए। व्हाट डज द ऑथर मीन बाई एस्थेटिक लाइफ। देखिए आ गया ना, एस्थेटिक लाइफ इन पैसेज। मैंने कहा ना एक सन्यासी जीवन के तरीके से है। देखिए इक्वालिटी तो अलग हो गया पूरी तरीके से, मीनिंग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मीनिंग। तो इक्वालिटी अलग हो गया, सिंप्लिसिटी भी आपका अलग ही है लगभग तरीके से, सेल्फ कंट्रोल आत्म संयम भी अलग है। यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन ऑफ द बॉडी है। मॉडिफिकेशन ऑफ द बॉडी मतलब होता है एक तरीके से अवमानना, या मतलब मेरे ख्याल से ह्यूमिलिटीज जो होते हैं ना, क्या बोलते, सॉरी, जो ह्यूमिलेशन होता है वो एक तरीके से होता है मॉडिफिकेशन, मतलब कि शरीर को पीड़ा देना, या जो अपने आप को अवमानना या अपमान टाइप में। तो कहीं ना कहीं वो भी ये बात कह रहा है यहाँ पर, देखिएगा कि जो ये यहाँ पे ना सेल्फ नॉट टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी की बात कर रहा है, तो टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी से कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। और कुछ मैं यहाँ पे ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, ट्रिक्स नोट करिएगा। जब भी आपको लगे कि मतलब थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा है, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है, कभी कभी होता है क्या कि जो ऑप्शन थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, ये बड़े हैं ऑप्शन थोड़ा सा ना, ये देखिए सारे ऑप्शन छोटे हैं ऐसे ना, और ये ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑड वन आउट हो जाता है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे रिस्क भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सही होगा। तो आंसर डी क्या है इसका, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे अपने। ये पूछ रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड। देखिए यहाँ एब्सर्ड की मीनिंग आ गई। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इलॉजिकल बातें कहीं होती है ना, ठीक है, एज यूज्ड इन द पैसेज। तो चलिए बात कर लेता हूं मैं एब्सर्ड की। तो एब्सर्ड का मीनिंग होता है इडियोटिक, मतलब आप एक तरीके से इलॉजिकल होता है, ठीक है, अर्थहीन, बेतुका। अगर इंग्लिश में बात करेंगे ना तो क्या होता है, बेतुका होता है, बेतुका, ठीक है, अर्थहीन बातें हो गई। ठीक है, तो अगर एब्सर्ड की हमने यहाँ मीनिंग लिखी है, हमने यहाँ बात करें रीजनेबल। देखिए रीजनेबल तो हम आप अधिकतर आप लोग यूज करते होंगे जब आप कुछ सामान खरीदे आप, तो इसका मतलब होता है उचित, जस्टिफाइड, मतलब उचित होता है ना, क्या होता है, उचित होता है। सेम कांग्रेस का भी वही मतलब होता है, सामंजस्य टाइप में होता ही होता है। इसका लगभग मीनिंग सेम ही, लगभग सिमिलर वर्ड टाइप है, थोड़ा सा सामंजस्य मतलब होता है। सिंपल का मतलब साधारण होता है। कि सिली, सिली का मतलब क्या होता है, इडियोटिक, मतलब वही होता है मूर्खता वाला ना, मूर्खता मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, चलिए मूर्खता लिख दे रहा हूँ मैं, तो मूर्खता टाइप में होता है ना। और एब्सर्ड का मतलब भी वही था, इलॉजिकल, सिली टाइप में, बेतुका। तो कहीं ना कहीं ये क्या था, ये रिप्लेस कर सकता है इस वर्ड को। क्यों, क्योंकि रिप्लेस कौन करेगा, जो सिमिलर होगा, ठीक है, जो क्या होगा, सिमिलर होगा, उसके उससे थोड़ा मिलता जुलता रहे। तो सिली क्या होगा आपका, इसके थोड़ा सिमिलर में है। चलिए इसका आंसर चेक करेंगे तो आपको आंसर भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आंसर डी है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं तो आपको यहाँ पर आंसर दिख जाएगा। ठीक है, इरेजर ले लेते हैं। ये देखिए आपका आंसर क्या है, आंसर डी सही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर डी सही है। सिली की जगह आप एब्सर्ड को, सिली को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं आपस में। ठीक है, चलिए एक तरीके से वो सिमिलर पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इससे हमने क्या किए, 4 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ दे दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। पूछ रहा है कि भाई 5वें क्वेश्चन से आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको एरर बतानी है इसमें। स्पेलिंग एरर कहाँ पे है, एक देखिए सेपरेट लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ अकर लिखा हुआ है, यहाँ रिसीव लिखा हुआ है, एकोमोडेट लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा पहले वाले में गलती है, ए में गलती है। इसमें सेपरेट की जो स्पेलिंग होती है SEPARAT होती है। ठीक है, सेपरेट। ठीक है, तो सेपरेट में क्या होता है, SEPA होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेपरेट का यहाँ पर ये जो मीनिंग है ये गलत है, तो ए वाला आपका क्या होगा, सही होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ए यहाँ पर क्या है, सही है। अब बात कर लेते हैं, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। कह रहा नियरेस्ट मीनिंग मतलब उस तरीके से मिलता जुलता ही चाहिए आपको। जीस्ट, जीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेट इंथुसियाज्म होता है, मतलब उत्साह। एक तरीके से मैं अगर हिंदी में लिखूं तो उत्साह होता है, जोश होता है एक तरीके से, जीस्ट का मतलब, ठीक है, जोश होता है। तो अगर जीस्ट के बारे में बात करूं तो जीस्ट के बारे में आप लिख सकते हैं ग्रेट इंथुसियाज्म, एनर्जी, ग्रेट एनर्जी। और पैशन का मतलब क्या होता है, एक जुनून होता है। क्या होता है, जुनून होता है। ठीक है, एपैथी का मतलब बात करो तो एपैथी का मतलब होता है उदासीनता टाइप होती है। आप जैसे यूज कर सकते हैं कोताही टाइप में, यूज कर सकते हैं न्यूट्राई टाइप में। इस तरीके से आप जब वर्ड सर्च करते हैं तो आपको ये मीनिंग्स मिलती हैं लगभग एपैथी। तो और लेजी का मतलब क्या, आलसी, ध्यान ही रखेंगे। ठीक है, आलसी होता है। ठीक है, और बोर्डम का भी सेम मतलब, जैसे बोर हो रहे हैं ना, देखिए बोर से आप आज के लिए बोर्डम, बोर हो रहे हैं मतलब बोर्डम है। तो ये चीजें आप ये भी आलसी टाइप में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, आलसी वाला ये भी है सिस्टम। ठीक है, उससे इसी से मिलता जुलता है। ये पूछ रहा है कि भी जील, उत्साह की बात कर रहा है, तो उत्साह किससे मिलता जुलता पूछ रहा है। ठीक है, नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब होता है उसके करीबी, जो उत्साह के साथ वाला हो। तो उत्साह के साथ कौन मिल रहा है, जुनून मिल रहा है भाई, जुनून, जज्बा।
पैशन मिल रहा है, तो आपका क्या होगा, पहला सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका मैं आंसर चेक करूंगा तो देखिए आंसर ए सही है। इसका क्या है, आंसर ए सही है। क्या, पैशन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कह रहा है चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट। अब ऑलमोस्ट अपोजिट पूछ रहा है, मतलब अपोजिट कह रहा है, ऑलमोस्ट अपोजिट मिल जाए या अपोजिट मिल जाए, दोनों सही है उसके लिए। ठीक है, जब भी आप, मेरा एक जो आपको मतलब एक सजेशन ये भी रहेगा कि पूरा जो ये पढ़ा करिएगा। ठीक है, कि भैया ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और पता लगे आपने पूछ कुछ रहा है और आपने आंसर कुछ और गलत लगा दिया। तो जब भी ये चीजें हो ना, क्वेश्चन को बहुत ही थोरोली पढ़िएगा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है इम्बैलिस। देखिए इम्बैलिस का मतलब क्या होता है, इम्बैलिस का मतलब होता है किसी चीज की शोभा में बढ़ाना। ठीक है, मतलब किसी चीज को क्या करना है, मतलब एक तरीके से मेकिंग समथिंग मोर ब्यूटीफुल, एक तरीके से होता है ना, मोर ब्यूटीफुल, मेकिंग मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चलिए ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, मेकिंग मोर ब्यूटीफुल होता है। अब ये कह रहा है कि भाई देखिए मेरे पास 4 वर्ड्स हैं, इसके आसपास मुझे अपोजिट चाहिए। ये ब्यूटीफुल की बात कर रहा है, मतलब अच्छा हो, किसी चीज को अच्छा बनाना ना। सेक्रीफाइस, देखिए यहाँ बलिदान होता है। सेक्रीफाइस का आप सब लोगों ने वर्ड सुने भी होंगे। सेक्रीफाइस मतलब डिसफिगर, मतलब होता है बिगाड़ देना, किसी चीज को कुरूपित कर देना, बिगाड़ना। इसको मैं लिखता हूँ बिगाड़ना। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ बिगाड़ना। ठीक है, यहाँ पर 4 फीट लिखा हुआ है, तो आपने 4 फीट कई जगह पर देखा भी होगा कि जब्त करना ऐसे जो होता है, क्या होता है, जब्त करना होता है। इसका मतलब जब्त करना। ठीक है, 4 फीट का मतलब होता है जब्त करना। इंडिक्ट का मतलब होता है दो अभियोग लगाना। क्या होता है, अभियोग लगाना, अभियोग लगाना। क्या होता है, अभियोग लगाना। अगर इसकी बात करूं तो इंडिक्टेड एक वर्ड आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इंडिक्टेड। इंडिक्टेड का मतलब दोषी पाया। अपनी वो अगर इंग्लिश जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखा दोषी पाना, दोषी पाना यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपने इस तरीके के वर्ड्स कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो अगर मैं बात करूं इम्बैलिस की, मतलब कोई सजावट या सुंदरता को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बिगाड़ने की बात कर रहा है। और ये अपोजिट पूछ भी रहा है। क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं इम्बैलिस के लिए हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये कहीं बी वाला ऑप्शन क्या हमें अच्छा लग रहा है ना, मिल रहा है ना उससे। तो अगर देखा जाए इसका आंसर भी, तो हमें दिख रहा है कि भाई आंसर बी ही सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, बी सही होगा। तो हम इस पर क्या करते हैं, टिक लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ गया है। ठीक है, चलिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी कर लेते हैं। पूछ रहा है कि अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन को आप क्या कहेंगे। तो अगर आपने देखा होगा तो ऑफिसर, अगर यहाँ पे ट्रिक्स की बात करें तो ऑफिसर का मतलब क्या होता है, अधिकारी होता है भाई। क्या होता है, अधिकारी होता है। सीनियर का मतलब किसी उच्च पद पर है आपसे, उच्च पद पर। ठीक है, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है भाई, अप्रेंटिस अगर आप बहुत सारे लोगों ने किया होगा तो मतलब आपका लर्न अ स्किल होता है ना, लर्न अ स्किल। स्किल कुछ सीख रहे हो आप, कम पेमेंट पे कोई चीज सीख रहे हो तो अप्रेंटिस कहते हैं ना उसको, मतलब स्किल को सीखना कहा जाता है। वेटरन, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया है और ये वर्ड अक्सर यूज किया जाता है किसके लिए, आपने देखा रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए यूज किया जाता है। जब आप न्यूज़पेपर में कभी देखते होंगे तो वेटरन, या अगर किसी उस पर देखते होंगे टीवी डिबेट पे, तो वेटरन लिख के आता है, रिटायर्ड सोल्जर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सोल्जर्स के लिए यूज किया जाता है वेटरन। जो किसी युद्ध का पार्ट रहा हो, किसी लड़ाई वड़ी लड़ी हो, तो उसके लिए हम वेटरन शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वेटरन का एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से भी यूज होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, ये भी मतलब होता है इसका। तो इसके 2 मीनिंग होते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा भाई साहब। वेटरन का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, तो बस आपको रटा रटाया होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी अगर आप तुक्का भी मार देना तो अगर इन तीनों का मीनिंग आपको पता है तब भी आप यही सही करके आएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आंसर डी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। अभी हमारे पास क्या आ रहा है भाई साहब कि अ सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट। ये 4 पार्ट्स में हमने एक सेंटेंस को स्प्लिट किया है, मतलब तोड़ा है। स्प्लिट मतलब क्या होता है, अलग अलग करना ना। और हैज बीन गिवन, चूज द बेस्ट ऑर्डर। आपको एक अच्छा सा ऑर्डर उसके लिए, और मतलब एक सही ऑर्डर में उसको करना है। तो भाई हम इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ लिखा हुआ है अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस एंड टू रिजर्व मोर सीट्स एंड इज अ क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस। देखिए हम भी जब भी करते हैं तो आपको पता होगा, एक इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है पहले, प्लस फिर क्या होता है, वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट जब भी किसी चीज को शुरू करना चाहेंगे तो आप वर्ब से तो शुरू नहीं करते ना। हम देखिए यहाँ पे वर्ब है, इसको यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। एंड लगा हुआ, यहाँ से भी नहीं शुरू करेंगे, फोर से नहीं शुरू करेंगे। हम कहाँ शुरू करेंगे, अ वेक्स्ड प्रॉब्लम। एक तरीके से ये हमारा एक सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखना शुरू कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ अ वेक्स्ड। वेक्स्ड का मतलब होता है एक तरीके से परेशानी, चिंता टाइप में। ठीक है, कठिनाई टाइप में वेक्स्ड प्रॉब्लम है, मतलब कठिनाई, परेशानी करने वाले, परेशान करने वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्स्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम
ठीक है, फेसिंग अस, फेसिंग अस, ठीक है। अब इसके हम क्या वर्ब के लगी, जहां पे वर्ब होगी उसको यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही वर्ब लगी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इज लगा हुआ है ना, तो इसको हम यूज कर लेते हैं, इज द क्लेमर, क्लेमर टू ओपन। बहुत ही इजी है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोर कॉलेजेस, ठीक है। चलिए हमने ये तो कर लिया कि द वेक्स प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस। अब क्या बात कर रहा है कि भाई अब ये दोनों तो हो गए, ओके हो गए, ये वाले भी हमने कर लिए, ये कर लिए, अब बचा क्या है आपका, ये बचा है और ये बचा है। देखिए हम यहाँ कंजक्शन का यूज करेंगे, तो कंजक्शन का यूज हम लगभग लगभग बीच में ही करते हैं, यहाँ पता होगा। और यहाँ पर ये खत्म नहीं हो रहा है, मोर सीट्स इसके फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अगर हम ऐसे लिखें कि फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड टू रिजर्व मोर सीट्स, तो कहीं ना कहीं हम जो इसकी बात करेंगे तो इसको हम लास्ट में ही देखे, आपने लिखा होगा कि भाई फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब हम जब ऑब्जेक्ट की तरीके से बात करते हैं तो वो क्या लास्ट में ही आता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे वर्ब है, अभी यहाँ भी आ रही है, तो हम इसके साथ में इसको वर्ब को भी क्या करते हैं, इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, इसके आगे एंड टू रिजर्व, सॉरी यहाँ पे रिजर्व मोर सीट्स, मोर सीट्स। अब लास्ट में क्या बचा, यही वाला बचा है, पहला वाला, ठीक है, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि भाई पहले हमने कौन सा लिया था, पहले हमने लिया था आपका ये वेक्स प्रॉब्लम वाला 2 नंबर वाला पहले लिया, देन हमने कौन सा लिया, हमने लिया 4 नंबर वाला, 4 नंबर वाला लिया, फिर हमने कौन सा लिया भाई, हमने लिया 3 नंबर वाला, चलिए ठीक है 3 नंबर वाले लेते हैं, 3rd नंबर। फिर हमने फर्स्ट पे आ गए थे। अब हमारा क्या क्रम बन गया, अगर इसको हम देखें तो 2 4 3 1, तो देखिए 2 4 3 1 कहीं मैच कर रहा है, 2 3 2 4 है यहाँ पर, नहीं यहाँ पे नहीं, ये भी है, देखिए आगे 2 4 3 1, ठीक है। तो अगर इसका आंसर चेक करेंगे आप तो क्या आएगा, ए आंसर सी ही आएगा आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट आपने पढ़ा हो तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, चलिए मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पूछ रहा है कि भाई आपका अप्रोप्रिएट आंसर इसके लिए लेना है, द अथॉरिटीज सीम्स टू बी कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। कुछ कंडीशन ऑफ वर्कर्स के बारे में बात हो रही, वर्कर्स की बात हो रही है, उसकी कंडीशन के बारे में बात हो रही है, और अथॉरिटीज की बात हो रही है, अथॉरिटीज कैसी हैं उनके प्रति, सीम्स मतलब दिखाई दे रही है, ठीक है, लिबरल हो रही है, इनसेंसिटिव हो रही है, इग्नोरेंट हो रही है, रिस्पॉन्सिबल हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बात करूं, अप्रोप्रिएट सेंटेंस की बात कर रहा है ना, लिबरल मतलब होता है उदासीन, एक तरीके से न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है। इनसेंसिटिव मतलब होता है कि मतलब कोई आप इनसेंसिटिव नहीं, मतलब इनसेंसिटिव मतलब सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, उसके प्रति सेंसिटिव है यानी संवेदनहीन है, और इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनहीन है, ठीक है। और इग्नोरेंट का मतलब, और रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार है भाई, इग्नोरेंट का मतलब आप इग्नोर कर रहे हैं उन चीजों को, ठीक है। तो कंसर्निंग यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है, क्या आया है, कंसर्निंग आया है। अब कंसर्निंग के साथ में आप रिस्पॉन्सिबल तो लगा नहीं सकते, अपोजिट हो जाएगा, और साथ साथ तो दोनों वर्ड रहेंगे नहीं। सेम वही इग्नोरेंट का भी हाल है, कंसर्न इग्नोर ही अगर करना है तो कंसर्न तो कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों वर्ड तो आपके होंगे ही नहीं, ठीक है। अब बात आती है लिबरल की, या तो लिबरल होगा या तो इनसेंसिटिव होगा। तो कुछ मामलों में अगर अप्रोप्रिएट की बात करेगा, जहां अप्रोप्रिएट की बात करेगा वहां हम लिबरल से ज्यादा किसको अप्रोप्रिएट मानते हैं, इनसेंसिटिव को, ठीक है, क्योंकि वर्कर्स की कंडीशन की बात हो रही है, तो वो हमें दिख रहा है कि अथॉरिटीज क्या होती है, अधिकतर इनसेंसिटिव होती है ना, मतलब काम कराती है वर्कर्स से, कभी पेमेंट नहीं मिलता उनको, कभी कुछ नहीं मिलता, तो वो कहीं ना कहीं असंवेदनहीन होती है, तो वही हम इनसेंसिटिव को ही इसमें यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आंसर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आंसर बी ही इसके लिए इनअप्रोप्रिएट है। कहीं ना कहीं अगर आप इसको लिबरल को कंसिडर कर रहे हैं तो वो लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर हो सकता है मान लिया जाए उसके लिए वो बात अलग है, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट क्या मिलेगा, इनसेंसिटिव ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि उसमें डैश छोड़ा गया है, फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। देखिए मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे पूछ रहा है गो, शैल गो, विल गो एंड गोज। ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि भाई ही अगर मतलब जाता है वॉक डेली इन द मॉर्निंग, कहीं ना कहीं डेली रूटीन की बात कर रहा है, कि डेली कोई डेली रूटीन की बात कर रहा है, ठीक है। और डेली रूटीन लगभग लोग किसमें आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है बच्चों, इंडेफिनिट
टेंस। कोई अगर स्पेलिंग थोड़ा एरर हो तो आप उसको चला लीजिएगा, है ना, क्योंकि कभी कभी लिखने में और बोलने में वो सामंजस्य जो कहते नहीं, वो कॉन्ग्रेस जो अभी मैंने वर्ड बोला था वो उस तरीके का बन नहीं पाता, ठीक है। तो इन्फिनिटिव प्रेजेंट इंडिफिनिटिव टेंस की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर होता क्या है, इस टेंस के रूल क्या है भाई साहब, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल अपना एक फॉर्मूला की बात करूँ तो हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं इसके सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर पॉजिटिव सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, प्लस में यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यही तो करते हैं हम नॉर्मल में। अगर नेगेटिव होता है तो डू डज नॉट तो अलग की बात है, पॉजिटिव की बात में कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड आया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या होता है भाई, ही गो लगेगा, पक्का आपका गो तो आएगा ही आएगा। अब गो अगर यहाँ पे लगा दिया मैंने तो इसके साथ में यस या यस लगता है, तो चूंकि ओ आया हुआ है AEIOU, उसके लिए क्या लग जाएगा, हम यहाँ पर ES जोड़ देंगे, ठीक है। ये सिंगुलर है गो, तो हम क्या जोड़ेंगे इसके लिए, ES इसमें जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर दे होता, ठीक है, या अगर मान लीजिए यू होता तो यहाँ पर क्या जोड़ते हैं हम, ES नहीं जोड़ते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें क्या जोड़ दे रहे हैं, गोज कर दे रहे हैं इसको, गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो जब जनरल रूटीन की बात होगी, डेली रूटीन की, तो चला जाएगा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, और उसके लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और चूंकि भाई हमने ES या ES में हमें डाउट था, तो हमने देखा हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे ES यहाँ पर लगा दिया। यस या ES को जब हम लगाएंगे तो ES किसके बेस पे लगा दिया हमने, O के बेस पे लगा दिया, ठीक है, गोज हो जाएगा फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। चलिए ठीक है, अब ये क्लियर है ना आप सबको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है कि भाई साहब क्या, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें आंसर नंबर डी सही होगा, गोज। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसके लिए बहुत, अभी ये तो बहुत ही एकदम समझ लीजिए कि हलवा सवाल है। हलवा सवाल मतलब मेरा कहने मतलब है कि अगर आप लोगों ने, किसी ने भी क्लास 12th में अच्छे से पढ़ी होगी, क्लास 12th अच्छे से पढ़ी है, तो आपको पता है कि जॉन कीट्स के बारे में जानते होंगे ना। जॉन कीट्स की पोएम एक आती है, उसी पोएम का टाइटल है ये, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है आर्टिकल लगाने के लिए। देखिए ए एंड द, आपने पढ़ा होगा ए एंड द, वन तो हट गया, तो ये ऑड वन आउट है, तो आएगा ही नहीं, तो हमने कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे आर्टिकल फिल करने हैं। आपको पता है कि यहाँ पर एंड भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर टी है, AEIOU जो आपके वोवेल्स होते हैं उनके पास हम लगाते हैं, तो टी थिंग्स के पास तो लगेगा ही नहीं एंड, तो अब दोनों में युद्ध छिड़ जाता है भाई, ए में और दा में, ठीक है। दा आपका क्या होता है, डेफिनेट होता है, जबकि इनडेफिनेट होता है ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई साहब कि भी ए और दा में हम क्या करेंगे, इन दोनों में चेंज करते हैं, क्योंकि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है इसके लिए हम दा का यूज तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। चाहे इससे आप समझ लीजिए, चाहे आप समझिए कि थिंग क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और काउंटेबल नाउन के लिए भी किसका यूज होता है, ए का यूज होता है। तो यहाँ पर ये चीज आप, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, जॉन कीट्स की ये पोएम पढ़ी है जो कि मेरे ख्याल से 12th में है, इसका टाइटल यही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो वहीं से उन्होंने इसको लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके इंटर बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आपने कुछ भी सब नहीं पढ़ रखा है तब भी आप एक नंबर आराम से क्वेश्चन 12 को लगा करके ला सकते थे, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसका आंसर ही हमने दिखा दिया आपको, भैया आंसर भी चेक कर लीजिए, ए है आपका, ठीक है। आप कह रहा है कि द थंडर वाज अकम्पनीड, और यहां पर ये लगा गया है कि अ हैवी रेन, ठीक है। यहां पर देखिए दो चीजों में डाउट होता है लोगों को। यहां पर जब मैं बात करता हूँ तो थंडर वाज अकम्पनीड अ हैवी रेन, ये कहीं ना कहीं आपका देखिए वाज भी लगाया गया है, अकम्पनीड भी लगाया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये किस में आपका चेंज हुआ, ये पैसिव वॉइस है, ये क्या है आपका, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इसको कहीं ना कहीं इसकी एक्टिव वॉइस की बात करूं तो एक्टिव वॉइस ऐसा रहा होगा, हैवी रेन विद थंडर, हैवी रेन विद थंडर, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका एक्टिव वॉइस है, सॉरी ये एक्टिव वॉइस लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। चलिए हैवी रेन विद थंडर, इसी को इन्होंने कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में, तो ये आया है द थंडर वाज अकम्पनीड। अकम्पनीड का मतलब होता है कि इंक्लूसिव, क्या होता है, इंक्लूसिव, इंक्लूडेड कर सकते हैं आप, इंक्लूसिव कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई है, तो वो यहाँ पर लिखा गया है। कुछ लोग यहाँ पर विद को मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं बाई को,
लेकिन आपने पता होगा ना बाई लास्ट में हम लगाते हैं ना, उसमें एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो क्योंकि फॉर्म अप का तो मामला ही खत्म हो जाता है, इन दोनों में युद्ध होता है, यहाँ पर लड़ाई होती है भी कौन सा जाएगा। लेकिन जो अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पर बाई ही यूज होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग हमेशा ही गलती करते हैं, विद लगा देते हैं, क्योंकि आपने कहा था हैवी रेन विद थंडर, तो थंडर के साथ में आप यहाँ पर अगर आप ये अगर आपका किसमें है पैसिव वॉइस में तो आप बाई ही लगाइएगा, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में होता तब हम विद लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये पैसिव वॉइस में तो हम बाई का यूज करेंगे। इसका चाहे हम आंसर भी आपको दिखा दे रहे हैं तो आंसर सी ही सही है, देखिए बाई ही इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया, आगे बढ़े चलिए। 14 नंबर पूछ रहा है इसमें कि भाई द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट, हमें पूछ रहा है कि भाई डिटेक्ट जो लिखा है डिटेक्ट का नाउन में चेंज करना है। डिटेक्ट आपको पता है वर्ब एक है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं डिक्टेटर, ये तो तानाशाह होता है भाई साहब, ये होगा ही नहीं होगा। डिटेंशन है, ठीक है, डिटेक्ट है तो डिटेक्ट तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा है। डिटेंशन मतलब रोके रखना कहीं पर एक चीज होता है, तो ये भी नहीं रहेगा। डिटेक्टिव, ठीक है, डिटेक्ट तो इसमें आ गया, IVE लग गया तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भाई एक तरीके से एडजेक्टिव रूप में जा रहा है, ठीक है, डिटेक्टिव, ठीक है, तो हम इसको भी मानेंगे नहीं कि ये तो। अब डिटेंशन आ गया, सॉरी डिटेक्शन आ गया, डिटेक्शन में क्या लग गया भाई साहब TION तो लग गया है, तो हमने TION का रूल भी होता है नाउन के लिए, तो वो भी हम आपको कभी टाइम मिलेगा तो बता देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डिटेक्ट के आगे हमने TION लगाया हुआ है, यहाँ पर इसके आगे भी TION लगा हुआ है, बट ये सेंटेंस ही पूरा अलग है। डिटेक्ट क्या है, डिटेंशन है, लेकिन ये क्या है, ये डिटेक्शन है। तो डिटेक्शन मतलब पता लगाने की क्रिया होती है, कुछ चीज पता लगाना ना, तो ये आपका क्या है, इसका नाउन फॉर्म है, यही सही होगा। ठीक है, अगर देखेंगे तो आप यहाँ देखिए आंसर डी सही है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज भी कर दे रहा हूँ, चलिए, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पे आ जा भाई, आ गया, ये आ गया, चलिए यहाँ पर आंसर डी क्या है, सही है। आई होप आपको समझ में आ गया। डिटेक्ट की बात करूँ, डिटेक्ट तो यहाँ पूरा वर्ड आ गया और TION लगा दिया गया है, ठीक है। तो प्लस TION वाले कुछ वर्ड होते हैं जो नाउन में हम देखते हैं, उनको नाउन से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं कि अगर आ गया तो उसमें हम नाउन को बात कर लेते हैं कि भाई नाउन होगा वहां पे, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आई है कि भाई वो जो सेंटेंस है पूरा, अभी तक क्या हमने एक वर्ड की बात की, अब पूरा सेंटेंस की बात कर रहा है कि सेम मीनिंग कन्वे करना चाहिए, सेम मीनिंग बताना चाहिए, मतलब मीनिंग में कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं सच बोलता हूं, मैंने लिखा क्या, मैं सच बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं बोलता। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये दोनों में सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग है कि नहीं है। देखिए भाई ये मैं सच बोलता हूं और मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब मैंने इसको चेंज कर दिया, बट मैं बोलना वही चाह रहा हूं कि भाई मैं झूठ नहीं बोलता, तो मतलब मैं सच बोलता हूं। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि भाई साहब कि सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो सेम मीनिंग कन्वे करे। तो अगर आपको मीनिंग्स भी आती हैं तब भी आप कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया ही इज ग्रेटर देन मी, यहाँ पर ये कंपेरेटिव डिग्री में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, कंपेरेटिव डिग्री में लिखा गया है। आपने पता होगा अगर 3 डिग्री पढ़ी होंगी तो आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 डिग्री होती है। एक होता है क्या, पॉजिटिव टाइप में होता है, ठीक है, पॉजिटिव। एक होता है कंपेरेटिव, ठीक है। एक होता है आपका सुपरलेटिव, ठीक है। ये 3 डिग्रीज होती है। एडजेक्टिव के तीनों फॉर्म्स इसमें होते हैं। तो अगर आपको बदलना चाहते हो तो बदल करके भी बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो आप देखिए सीधी मीनिंग देखिए कि मतलब क्या कह रहा है, ही इज ग्रेटर देन मी, मतलब क्या है, वो मुझसे क्या है, महान है। ग्रेटर मतलब बड़ा है, महान है, ठीक है, ग्रेटर है, मुझसे महान है, यानी मैं क्या है, उससे महान नहीं हूं, इस तरीके से ये बात हो गई। यानी ही इज ग्रेटर देन मी, वो मुझसे महान है। इसका मीनिंग ये निकल के आता है, मैं यहाँ लिख देता हूं, वह मुझसे महान है। एक कंपेयर हो रहा है ना यहाँ पे, चलिए ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस कह रहा है कि आई एम नॉट सो ग्रेट एज सी, मैं उससे क्या है, ज्यादा महान नहीं हूं, मैं उसके जितना महान नहीं हूं। सही बात है भाई, वो क्या है, महान ज्यादा है, मैं उसके जितना महान नहीं हूं। ये भी तो ये इस मीनिंग में थोड़ा बात बन रही है। कह रहा है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं महानतम के ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, मैं सबसे महान हूं, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री में चला गया ना। लेकिन क्या है यहाँ पर भाई, मैं यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जा रही है ना, यहाँ पे क्या हो रही है, मीनिंग चेंज हो रही है, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि भाई वह महान है, वह मुझसे महान है, तो यहाँ क्या आई एम ग्रेटेस्ट, ये तो होगा ही नहीं होगा। ही इज एज ग्रेट एज आई, वह उतना महान है जितना मैं हूं, नहीं भाई ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों को आप कंपेयर कर ले रहे हो, बराबर कर दे रहे हो, बराबर कैसे होगा, ही इज ग्रेट एज आई, तो ये तो होगा ही नहीं होगा। फिर तीसरा क्या, इसी वाला क्या कह रहा है, आई एम एज ग्रेट एज ही, एज ग्रेट एज मतलब जितना है उतना वो है, उतना मैं भी हूँ।
तो ऐसा कैसे हो रहा है भाई, वो तो आपसे महान है ना। सेंटेंस क्या कह रहा है, ही इज ग्रेटर देन मी, वह मुझसे महान है। ये सेंटेंस जो पहला सेंटेंस था कि आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उतना महान नहीं हूं जितना वो है, तो कहीं ना कहीं ये भी वर्ड क्या सेंटेंस इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 15 का क्या होगा, ए सही होना चाहिए। चलिए चेक भी कर लेते हैं एक बार, तो देखिए आंसर ए सही है एकदम। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एरेज कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका स्पॉट द एरर। ठीक है, स्पॉट द एरर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप मान चलिए कि इसको जो है जब आप सीजीएल वगैरह के एग्जाम्स भी देते हैं ना, तो ये बहुत हाई लेवल में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करके भी आते हैं। ये कुछ चीजें ऐसी होती है इंग्लिश में जो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो पता चल जाता है कि गलतियां कहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं आप मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, चाहे आप थोड़ा सा इनकी जो इस कॉन्सेप्ट है उनको समझ लीजिए, तो आपको गलतियां नहीं होंगी आपसे। ठीक है, चलिए वैसे यहाँ पर क्या होता है इसमें कि 3 ये पार्ट्स दिए हुए हैं। ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। देखिए इस पार्ट में मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कोई गलती है आपको आगे पीछे करना है। इसमें क्या कह रहा है कि भाई किसी एक पार्ट में गलती है, ये पूरा पार्ट ए का है, ये पूरा बी, ये पूरा सी है, और कह रहा है नो एरर, मतलब कोई गलती नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा है कि ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। आपको लग रहा है बहुत बिल्कुल सही है, मेट मतलब ऐसा नहीं एक्सीडेंट से मिलने गया था, वो उसका एक्सीडेंट, वो क्या होता है, वो उसका एक्सीडेंट होता है और क्या होता है एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में। ठीक है, यहाँ पर गलती क्या है, देखिए एडमिटेड जहां पर इन की बात आ रही है, यहाँ पर इन की जगह पर हम कहीं कहीं टू यूज करते हैं। इससे आपने देखा गोज टू स्कूल, किसी इंस्टीट्यूशन की आप बाहर की बात कर रहे हैं, लोकेशन की जगह पर आप उसको एडमिट कराने की बात कर रहे हैं, वहां पर हम टू की बात करते हैं। अगर मैं कहीं हॉस्पिटल के अंदर होता, वहां से कॉल करता किसी को बुलाने के लिए कि आई एम इन हॉस्पिटल, तो आप वो उस हॉस्पिटल के अंदर है, उस तरीके की बात हो सकती है। उसको हॉस्पिटल में क्या होता है एडमिट कराने किसी इंस्टीट्यूशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। हालांकि इसमें कुछ लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ डाउट भी रहता है लोगों को, कुछ लोग यहाँ पे वॉज लगाते हैं, वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो मेरा मानना यह है कि यहाँ पर टू आएगा, हॉस्पिटल में जो इन है इसकी जगह पर हम टू का यूज करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर वॉज का बताते हैं, वॉज है, लेकिन कुछ भी हो आपके जो सी पार्ट है ना, इसी पार्ट में ही एरर है, तो आप जो आंसर लिखेंगे वो सी वाले पे टिक करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आंसर सी ही सही है। फिर भी मेरा जो बता रहा हूं मैं आपका, जो मेरा मानना है कि टू इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा, तो टू ही आप यूज करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि ही स्टोल अ डॉग, ठीक है, एंड सोल्ड द डॉग ₹50। उसने कह रहा है कि भाई उसने कुत्ता चुराया और कुत्ते को बेच दिया कितने, 50 रुपए में। आप कह रहे हैं कोई एरर नहीं है। अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, कोई एरर नहीं है, यही सही कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है कि भाई देखिए आप इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे ना, ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग, यहाँ पे डॉग फिर से इन्होंने लिख दिया है, जबकि हमने पढ़ा है कि इंग्लिश में एक प्रोनाउन समथिंग समथिंग होता है। ठीक है, सॉरी प्रोनाउन भी होता है कुछ। ठीक है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो रिप्लेस करता है नाउन को, रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। तो भाई आप प्रोनाउन यहाँ पर नहीं यूज कर रखे हैं। ठीक है, अब डॉग के लिए दो चीजें हो जाती हैं, यहाँ पर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। डॉग हो गया, अब डॉग के लिए ईट यूज होगा। कुछ लोग का डाउट होगा यार सर ईट तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, लेकिन आप डॉग के लिए क्या यूज करेंगे, ईट यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी डॉग का नाम आप रिनी रख दें, रिनी क्या रख दें, रिनी रख दें, तो मतलब इसके लिए क्या यूज करेंगे, इससे आप, अब ये क्या होगी, फीमेल हो गई, तो फीमेल के लिए आप क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। अगर इसका नाम आप सैम रख दीजिए, सैम, तो सैम के लिए क्या यूज करेंगे आप, ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर नाम नहीं किया गया, यहाँ डॉग को ही इंडिकेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इट यूज होगा। ठीक है, तो किस पार्ट में गलती है, एरर है, बी वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर भी चेक करेंगे तो आपको बी मिलेगा, आंसर नंबर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि भाई जहां पर जो अगर फिर से पढ़ेंगे, मैंने कहा ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लियर कर लूं एक बार, क्योंकि अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग ही है। अब यहाँ पर देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर लिख दीजिए, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पर किस पार्ट में गलती है पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एज वेल एज जो यूज किया गया है इसमें डाउट है, मुझे डाउट है इसमें। क्यों डाउट है, क्योंकि यहाँ पर आर यूज किया गया है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मिली एज वेल एज मीना, सॉरी मीना ऐसे लिखते हैं बड़े में। ठीक है, मीना वांट्स टू
लीव अर्ली, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि भाई वो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई मीना, मिली एंड एज वेल एज क्या है, मीना वांट्स टू लीव अर्ली, जल्दी छूट जाना चाहती हैं ऑफिस वगैरह से, मतलब मेरा मानना है। चलो ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में कहने क्या देख रहा हूँ कि भाई मिली और जो मीना है, ठीक है, ये दोनों क्या करना चाहती हैं, जल्दी जाना चाहती हैं, लेकिन मैंने यहाँ वांट्स लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि एज वेल एज क्या करता है, किसी चीज को एडिशन करता है। इन इस जैसे एज वेल एज का जो मीनिंग निकल के आता है कि नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, मतलब मिली के साथ साथ मीना भी जाना चाहती है, वो एक फैक्ट को वहां बता रहा है। बट वहां पर आपका जो वर्ब होगा वो किसमें होगा, मीना क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग ही यही आएगा। लेकिन यहाँ आर यूज किया गया, तो यहाँ पर जो कंजक्शन है क्या यूज होगा, यहाँ पर जो कंजक्शन है, कंजक्शन जो होगा आपका वो क्या यूज होगा, एंड यूज होगा। जब आप एंड लगा देंगे तो ये दोनों मिक्स होकर के क्या प्लूरल बन जाती हैं। तो यहाँ पर जब एंड यूज होता है, एंड यूज होता है, तो यहाँ पर आर इसको जस्टिफाई करता है। अगर यहाँ पर आर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये एंड यूज होगा कंजक्शन के तौर पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बोथ मिली एज वेल एज मीना एंड आर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो इसे अगर हम इसको सेपरेट करें इस वर्ड को, तो इसमें लिख सकते हैं मिली इज ब्यूटीफुल और मीना इज ब्यूटीफुल। लेकिन उन्होंने क्या जोड़ दिया कि बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट हो जाता है क्या, एंड से जोड़ा जाता है, ना कि एज वेल एज से। क्योंकि एज वेल क्या करता है, एज वेल एज का मीनिंग क्या होता है, हमने नॉट ओनली बट आल्सो, क्या सॉरी यहाँ लिख देता हूं मैं, एज वेल का होता है नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, के अतिरिक्त एक तरीके से जान सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मीनिंग को फुलफिल करता है एज वेल एज के। तो एज वेल एज और एंड को लेकर के काफी डाउट रहता है बच्चों में, और इसी वजह से ये जो टॉपिक है ना, ये बार बार एग्जाम्स में छिड़ा जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वांट्स का हटा देता ना, तो भी ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ पर यस आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मीना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ और यूज कर दूं, जैसे मैंने अगर कुछ और यहाँ पर यू एंड मी करके यूज कर दूं, यहाँ पे यू यूज कर दूं एज वेल एज मी, ठीक है, यहाँ पर मी यूज कर दूं मैं, सपोज दैट मैंने यहाँ प्लूरल यूज कर दिया, तब यहाँ पे वांट्स लगा सकते हैं आप। लेकिन अभी क्या है, आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया होगा, ठीक है आपका। चलिए मैं अभी इसका आंसर ढूंढूं, तो आंसर क्या होगा इसका, देखिए आंसर क्या है, आंसर बी ही सही है कि बी वाले पार्ट में गलती है। एज वेल एज यहाँ पर क्या यूज होगा, एंड यूज होगा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट क्लिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लगभग लगभग शायद ही इंपॉर्टेंट सारे मिल जाएंगे आपको, तो तीनों क्वेश्चन से ये भी देखिए, ये भी मैं देख रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। और इसके कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप फटाक से 2 मिनट में कर देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। ठीक है, जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, जो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है, बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली, मतलब एक तरीके से एक आपको एडवाइस दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। तो एडवाइस के तरीके से आपका इंपेरेटिव है, क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव, ठीक है। हिंदी में शायद आज्ञाकारी इस टाइप से बोलते हैं ना हम लोग, कि आज्ञा सूचक टाइप में इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जहां आ जाते हैं वहां चक्कर क्या हो जाता है, जैसे आपने अगर किसी को, मैंने बोला कि यार इस क्वेश्चन नंबर 19 का आप क्या वो इनडायरेक्ट नरेशन बनाओ, तो क्या बोलता है वो, तो बोलेगा द टीचर, इसने लिखा द टीचर लिखा, ठीक है, बच्चे ने टीचर लिखा, सेट टू देखा, फटाक से बोला सेट टू आ गया, चलो टोल्ड कर दो फटाक से। अच्छा मी है, मी लिख दिया हमने, और यहाँ पर क्या है, मी है, उसके बाद में ये जो कॉमा है तो दैट से जोड़ दो, चलो दैट से जोड़ दिया हमने फटाक से। अब बी रेगुलर, बी रेगुलर, रेगुलर एंड लर्न योर, अब योर आया है तो योर क्या है, सेकंड है, सेकंड वाले में जाता है, तो सेकंड वाला किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से, मी से। मी क्या है, फर्स्ट है, आई वी वाली फैमिली से आता है ना, तो सॉरी आई माई वाली फैमिली से आता है, तो योर यहाँ क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई लेसन डेली। अब बच्चा फटाक से यही करते हैं लोग, और ये 2 मिनट के अंदर गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि आपने क्या किया कि ये सेंटेंस को देखा नहीं, सेंटेंस है क्या, जो सेंटेंस लिखा गया ना यहाँ पर, ये सेंटेंस को तो पढ़ा ही नहीं आपने। ये इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव के रूल क्या होते हैं भाई साहब, कि द टीचर अगर लिखना है तो यहाँ पर मैं करेक्ट लिखूंगा, तो इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, तो कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, चलिए मैं ब्लैक लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द टीचर, द टीचर, ठीक है। अब सेट टू की जगह पे क्या आता है, एडवाइज आ जाता है, क्या आता है, एडवाइज्ड। ये अंतर है यहाँ पे,
एडवाइज्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉमा है ना, ये जो कॉमा हटाते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं हम टू से, एडवाइज मी टू बी रेगुलर, सेम वही रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि हमने यहाँ एडवाइस किया है, यहाँ माई तो आप कर ही देते हैं कि दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने टू से इसको जोड़ा हुआ है, ठीक है। जो हमने इसको जो कंजक्शन जोड़ते हैं तो टू यूज करते हैं, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कब इंपॉर्टेंट? जब आपको पता चलेगा कि यार ये इंपरेटिव डिग्री में है, ना कि किसमें है, ये नॉर्मल इंट्रोगेटिव या इसमें नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सो दैट आप उसको सॉल्यूशन निकाल पाओ, ठीक है। यहाँ पर एडवाइस, यहाँ पर टू लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंपरेटिव डिग्री के लिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आते हैं, इससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। चलिए, चेंज द वॉइस। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस से भी एक क्वेश्चन बन गया था आराम से, ठीक है। इसके लिए बहुत ही अच्छा मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। बहुत ही इजी सॉल्यूशन आपको यहाँ बताऊंगा मैं, ठीक है। जो आपको मतलब लगेगा कि नहीं बस इसमें अब तो हम जब भी आएगा ये हम इसको क्लियर कर देंगे। इट इज टाइम पूछा गया है टू बाई बुक्स। अगर देखा जाए तो ये समय बुक खरीदने का समय है। अब इसके लिए इट इज जहां पर भी आए, इसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसके लिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। जहां भी आपका लगता है इस टाइप से आता है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा क्या हुआ है, इट इज टाइम लिखा है ना, इट इज टाइम लिखा हुआ है, प्लस में आपको टू लगा रखा है ना यहाँ पर इन्होंने, प्लस में क्या लगा रखा है, बाई टू के बाद में सब वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिए, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाया है, ठीक है। अब इसको अगर आपको पैसिव में बदलना हो, ठीक है, तो पैसिव में क्या करना है आपको, इट इज टाइम तो वही रहेगा, इट इज टाइम तो वही रहेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इट इज टाइम के बाद में आप क्या कर लीजिएगा कि इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ते हैं फॉर, ठीक है। फॉर से कनेक्ट करते हैं, इट इज टाइम फॉर, और ध्यान रखिएगा हम क्या जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं ना, तो हम क्या लगेंगे इसमें, ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में हम लिखते हैं टू बी, लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू बी, और फिर लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए हमने कहा था वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे बी आ गया है, तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म आई है यहाँ पर, तो थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हमने डायरेक्टली। अगर इसके बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते टू के बाद में, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में हम लास्ट में क्या लिख देंगे भाई साहब, कुछ बचा ही नहीं मेरे ख्याल से। ऑब्जेक्ट आप ले आए, यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप में कुछ था ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ लेके आ गए और यहाँ पे हो गया, तो यहाँ के बाद में आप कुछ बचता ही नहीं है, तो खत्म मामला। और अगर सब्जेक्ट रहता है तो मेरे ख्याल से आगे जा सकता है, बट ऐसा कुछ रहता नहीं, क्योंकि इट इज टाइम फॉर, इसमें इट इज टाइम जैसा कुछ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, अगर कभी भी आता है, कोई भी आता है, अब इस फॉर्मूले पे उठा करके इसको रख दीजिए। क्या पूछ रहा है भाई साहब, इसमें ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यही तो है। तो इसको करना हो तो इट इज टाइम तो इन्होंने लिख के दे दिया है हमें, तो इसको चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। तो हम लिख देते हैं इट इज टाइम, यहाँ लिख देते हैं, और प्लस में हम लगाते हैं फॉर, इट इज टाइम फॉर लगा देते हैं। चलिए इट इज टाइम फॉर लगा दिया हमने। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई साहब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बुक्स है, ठीक है। इट इज टाइम, ऑब्जेक्ट क्या लिख देंगे, इट इज टाइम फॉर द बुक्स, ठीक है, द बुक्स लगा देते हैं हम। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, टू बी लगा देंगे, टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट होती है ना, BOUGHT। अब लीजिए ये आपका आंसर आ गया। इसको मैच कराते हैं, किसमें से मैच कर रहा है, आई थिंक फॉर, यहाँ पे देखिए फॉर लगा हुआ है, तो इसका मतलब इन तीनों में से होगा, तो होगा ही नहीं, ठीक है। द बुक्स, द बुक्स, इसमें भी सारे में द बुक्स ही है, ठीक है। देखिए आर है, हैव है, टू बी है, तो यहाँ पे टू बी वाला है ना, तो बी वाला सही होगा। आंसर चेक भी कर लीजिए तो आपको लगेगा, देखिए इसमें का आंसर डी सही था, ठीक है, इस वाले का, और इस वाले का आंसर सी सही था। सॉरी ये बी जो लिखा हुआ है ना, ये सी होगा बच्चा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सी होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगा होगा कि भाई हमने जो 20 क्वेश्चन किए हैं बहुत ही इजीली से कॉन्सेप्ट समझ के किए हैं, ठीक है। आगे भी आपको इस तरीके के जो है मिलते रहेंगे, जो आपको इसके जो एक्सप्लेनेशन है, मॉडल क्वेश्चन पेपर पे फोकस है, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है कि कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाए। तो हम अभी अगले भी वीडियोज में आपको कुछ कॉन्सेप्ट से ही समझा करके इस तरीके के मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी समझ में आई हो, लगता है कि नहीं ये हमारे एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है, ठीक है। मोर ओवर आपको कंप्लीट हो ही गया होगा कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।